गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो 2 जून है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्था न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही साथ पीटी फैक्ट के जो प्रश्न पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आज का भी पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कल आपको बहुत से टॉपिक आप लोगों को देखने को मिला था, वैसे आज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में पीएमआई 31 माह में शीर्ष हुआ, अर्थात 3 साल विगत 3 साल की बात की जाए तो वहां पर विशेष तौर पर इसकी स्थिति बेहतर है। यह टॉपिक यूपीएससी के जीएस पेपर 3rd में आएगा, जो अर्थव्यवस्था के स्वरूप और क्षेत्र का योगदान था, विभिन्न सेक्टर का योगदान जो होता है उस टॉपिक से पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में आपको इससे रिलेटेड पेपर जीएस का पेपर 2 है, वहां से प्रश्न पूछेगा। मेंस का पेपर की बात होती है, ठीक है ना। जीएस पेपर का जो मेंस पेपर 2 उसमें आएगा कवर। तो ध्यान रखिएगा यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ध्यान रखिएगा मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों से चर्चा किया था, लास्ट मंथ ही, कि भारत जितना बेहतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करेगा, भारत के विदेश नीति का प्रभाव अन्य देशों पर उतना ही बेहतर होता रहेगा। क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही वही है ना विदेश नीतियों को भी प्रभावित करता है। रीजन उसके पीछे क्या है, और भी कारक होते हैं विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही डिपेंड है या कोई इसको छोड़कर अन्य की भी बात की जा सकती है। पर अगर कोई देश, मान के चलिए आप इस चीज को, किसी वस्तु और निर्माण में बेहतर विकल्प है, ठीक ना, तो वहां पर निवेश के अन्य कारक भी डेवलप होंगे। साथ ही साथ आवश्यकता के अनुसार विश्व को वो सप्लाई कर सकेगा। जैसे कि कोविड के दौरान आप लोग देखे होंगे, भारत में मास्क सैनिटाइजर बनाने का बहुत ही कम चलन था ना। तो विश्व को यह कुछ देता नहीं था, जब अपने यहाँ बना ही नहीं रहा है तो दूसरे को क्यों देगा, कैसे देगा। ठीक है, हम लोग अधिकतर चीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड था। कोविड के दौरान इस पर मैन्युफैक्चरिंग में डेवलप किया गया, निर्माण किया गया। वर्ल्ड को हम मुफ्त में बहुत सी चीजें दिए थे, है ना। मैंने बहुत से सैनिटाइजर दिए आपको, उसके साथ भी हम लोग मास्क दिए, बहुत से और भी इक्विपमेंट इसके साथ दिया था। तो विश्व में हम एक बेहतर माहौल क्रिएट कर पाए इस दौरान, नहीं तो क्या होता कि हम संबंधों को बेहतर नहीं बना पाते। उसका असर आज भी आप लोग को देखने को मिलता है वैश्विक नेतृत्व पर। कोविड के दौरान जो विश्व को भारत ने सहयोग किया, विश्व के अन्य देशों को, तो उसकी कृतज्ञता आपको अब तक नजर आती है अन्य देशों में। तो ध्यान रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग का यही योगदान होता है। मान लीजिए जहाँ कहीं शॉर्टेज है, अमेरिका में मान लीजिए क्या है, किसी वस्तु का शॉर्टेज है, अफ्रीका में किसी वस्तु का शॉर्टेज है, या यूरोप में किसी वस्तु का शॉर्टेज, अगर भारत उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो क्या करेगा, उस देश को भेजेगा, तो हमारे विदेश नीति में बहुत से अदृश्य शक्तियों के रूप में कार्य करेगा। क्लियर। साथ ही साथ हमारे देश में क्या लाएगा, विदेशी मुद्रा को लाएगा। साथ ही साथ हम इंटरनल रूप से डेवलप भी होंगे, मजबूत भी होंगे। ये मजबूत पक्षों को समझने का प्रयास किया। अब इसमें ये क्या है, पीएमआई क्या है, शीर्ष स्थान पर है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को लेकर जीएसटी कलेक्शन, तो ईंधन की खपत से लेकर गाड़ियों की बिक्री तक इकोनॉमी मजबूत हो रही, हर लगभग पार्ट में ये मजबूत हो रही है। अब याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनर्स इंडेक्स होता है, जिसमें अगर 50+ कोई देश है ना तो बेहतर उसको माना जाता है। 50+ अगर किसी का इंडेक्स इसमें आता है तो उस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छा माना जाता है, मजबूत माना जाता है। तो यहाँ भारत है ना 58.7% के साथ 31 माह के उच्चतम स्तर पर आ गया है। तो भारत इसमें बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा पिछले साल भी आपको 57.2 के स्तर पर आया था, ठीक है, जो पिछले माह के महीने में बेहतर स्थिति था। इस साल जो अप्रैल की स्थिति बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा, इस साल में सर्विस पीएमआई, आपको पीएमआई 62 के स्तर से चला गया। सर्विस सेक्टर का जो पीएमआई था वो 62 के स्तर पर चला गया था, जो 13 सालों के, पिछले 13 सालों के आपको सबसे अधिक था। ये भी ध्यान रखें। मई में जीएसटी कलेक्शन आपको लगभग
1.57, सॉरी नहीं, 1,57,090 करोड़ रुपया का लगभग 1.5 लाख करोड़ का करेक्शन हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 12% की वृद्धि हुई। तो ध्यान रखिएगा, यह सब क्यों बताया जा रहा है, क्यों कवर किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, हम जीएसटी कलेक्शन कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, और वस्तुओं का निर्माण हो रहा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है ना, तो ही तो हम जीएसटी संग्रह कर पा रहे हैं। अर्थात मैन्युफैक्चरिंग को निर्देशित करने के लिए, अर्थात जितना इसका अमाउंट होगा, वृद्धि होगी, इसका मतलब अर्थ है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग उतना डेवलप हो रहा है, उसके लिए डिमांड और सप्लाई की चीजें चैन है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो देखिए सीजीएसटी, एसजीएटी और आईजीएसटी तीनों के स्तर पर आपको देख रहे हैं संग्रह आपको अधिक मिल रहा है, और यह उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि है। तो चलिए यहाँ एक क्वेश्चन बताइएगा, जीएसटी क्या है, और इस सब पर पहले भी चर्चा मैंने किया हूँ, तो इस सब पर आप लोग स्वयं बताइएगा जीएसटी क्या है, यह लागू कब किया गया था, और यह इसका स्वरूप क्या है, इसका लिख के आंसर आप लोग युक्ति आईएएस के ऐप में एक ग्रुप बना हुआ है, कम्युनिकेशन ग्रुप, और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का ग्रुप, जो पेड ग्रुप है दैनिक जागरण का, यह फ्री ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, वहां पर लिख के इसका आंसर भेजना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में अन्न भंडार। तो इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग में ये सब बातें आ रही है, तो आपको दिख रहा होगा कि किस सेक्टर में वृद्धि आ रही है, जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हो रही है, तो इनपुट हमारा सही आ रहा है तो आउटपुट भी निकल के आ रहा है। तो कुछ बातों को ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए भारत क्या कर रहा है। तो निवेश में वृद्धि हुई है, तो याद रखिएगा 2022-23 के सरकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा 2403 करोड़ रुपये, लगभग 315 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए थे। तो नोट इसके साथ याद रखिएगा, यही फेम इंडिया फास्टर एडॉप्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल एंड इंडिया फेम, ध्यान रखिएगा, इसके लिए 757 रुपया दिया गया था, जो 104.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित है। देखिए कितना गुना वृद्धि कर दिया गया इस दौरान, एक ही वर्ष में लगभग 4 गुने के आसपास। तो इस तरह क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप होता है। अब आईटी सेक्टर में ये किया गया, तो अन्य सेक्टरों में भी धीरे धीरे किया गया, तो वो आंकड़े आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, तो उसको संग्रह करते चलना, की नोट्स बनाते चलना उसके लिए। अब भारत सरकार द्वारा कुछ पहल किया गया है मैन्युफैक्चरिंग, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट की बात की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट तो उत्पादन लिंक दो प्रोत्साहन PLI योजना, जिस पर मैं विस्तृत रूप से चर्चा किया हूँ कई दफा, वो योजना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे क्वेश्चन बताइएगा, इसमें कितने क्षेत्रकों के लिए आपको PLI योजना लाई गई, इसका लक्ष्य क्या है, अभी तक इसमें वित्त का आवंटन कितना किया गया, ये सब प्रश्न का उत्तर आप लोग भेज दीजिएगा PDF बना के, ठीक है ना। चलिए उसका नेक्स्ट बात करेंगे, PM गति शक्ति राष्ट्रीय जो मास्टर प्लान है, वो भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करता है, जो मल्टी कनेक्टिविटी अवसंरचना को डेवलप करता है। रीजन इसके पीछे यह है कि मान लीजिए हम अवसंरचना जितना बेहतर कर सकेंगे, एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक ले जाने का जो संरचनात्मक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग रोड वे कनेक्टिविटी या रेल का उपयोग करते हैं, वो जितना उन्नत होगा, मैन्युफैक्चर वस्तु जल्द से जल्द पहुंचेगा। पहले कोई वस्तु कितने दिनों में चलता था, 10 से 15 दिन लगते थे, अब है कि 1 से 2 दिन में मान लीजिए अपने गंतव्य से पहुंच के जहां उसको डिलीवर करना वहां तक पहुंच जाता है। तो यह कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को भी तीव्र करेगा ना, डिमांड जितना जल्दी है सप्लाई आएगा। अब मान लीजिए पहले होता क्या था, ये सब व्यवस्था थी कि बहुत सी वस्तुएं ऐसे ही बर्बाद हो जाती थी, तो निवेशक भी कमजोर होते थे, मान लीजिए सप्लाई, आपको डिमांड भी कम होता था, तो ये सब समस्या देखने को मिलती थी, वस्तुओं का महंगा होता था, रीजन उसके पीछे ज्यादा समय लगेगा। अब किसी वस्तु को ले जाने में 10 से 15 दिन लग रहा है, तो उसका कॉस्ट, रॉ मटेरियल जो कॉस्ट भाड़ा है वो तो बढ़ जाता है ना। तो पहले कोई वस्तु मान ली बनाने में 10 रुपया खर्चा आ रहा है, अब इसको ले जाने में 10 रुपया खर्चा आ रहा है, तो वस्तु जब 10 से प्रॉफिट मान लीजिए 12 रुपया करके वो बेचा जा सकता है 12 रुपये में, अब क्या होगा 22 रुपया से अधिक में बिकेगा, तो दुगने के राह से उपभोक्ता पड़ता है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, और भी इससे संबंधित चीज प्रभावित होते हैं। तो इसलिए अवसंरचना बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए, तो PM गति शक्ति भी ध्यान रखिएगा।
भारतमाला प्रोजेक्ट जो पूर्वोत्तर भारत के कनेक्टिविटी को सुधार के लिए यह कॉन्सेप्ट जो लाया गया है। ध्यान रखिए, पूरे भारत में आपको भारतमाला प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है रोड कनेक्टिविटी के लिए। पूर्वोत्तर भारत को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, सभी चीजें इसमें की जा रही है। अर्थात हम जो बात कर रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट की, तो ध्यान रखिएगा पूरे बेहतर प्रबंधन के लिए किया जा रहा है ना। इसका क्या है कि हम कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो कनेक्टिविटी के साथ हमारा जो विनिर्माण सेक्टर है उसकी आपूर्ति का जो श्रृंखला वो तेज होगा, यही बातें की जा रही है। बैकग्राउंड में तो यही बातें है ना, पर आपको लग रहा होगा नहीं रोड कनेक्टिविटी बढ़ा देने से। रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने का मुख्य ध्येय यही होता है, जो आवागमन के साधन है ना उसको तीव्र गति देना, तीव्र विस्तार देना। मान लीजिए अभी 10 किलोमीटर पर आवर से आपका गाड़ी चल रहा है, अगर ये डेवलप हो जाता है यही गाड़ी आपको 40 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, तो आप 4 गुना स्पीड से किसी वस्तु को कहीं पहुंचा सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। अब यही स्पीड मान लीजिए 60-70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा तो 6 गुना हो जाएगा। अब कोई स्पीड इसी में 120 किलोमीटर पर आवर से होगा तो आप 120 गुना अधिक आपको ये स्पीड बढ़ जाएगा, 12 गुना बढ़ जाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा, आप जितना बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाइएगा उतना गुने आपकी मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण सेक्टर में आने वाले डिस्पैच मैनेजमेंट में वृद्धि होगी। क्लियर? तो इसे ध्यान रखिएगा। अब स्टार्टअप योजना आया था जिसके तहत स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब पहले क्या था, हुआ करता था कि बड़ी बड़ी संस्थाएं ही आपको बड़े बड़े बिजनेस माहौल क्रिएट कर पाते थे, या तो एमएससी लेवल पर ग्रामीण शहरी अर्ध शहरी नगरों में एमएससी लेवल का कॉन्सेप्ट था। अब बीच में जो लोग थे, जो हायर मिडिल क्लास जिसे हम लोग बोलते हैं, वो जो स्टार्टअप जो इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, एमबीए करके निकलते हैं, या कोई इस तरह के लोग जो एमबीए चाय वाला है या एलएलबी, बहुत से कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले होंगे, ओयो कंपनी का आप कॉन्सेप्ट सुने होंगे। तो ये सब क्या है, स्टार्टअप है। आपको पीडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट सुने होंगे, स्टार्टअप कॉन्सेप्ट, बहुत से अनअकैडमी जो बनी है उसके लिए आप लोग स्टार्टअप सुने होंगे। तो ये सब क्या है, मिडिल अपर क्लास के जो लोग थे उनके द्वारा शुरू किया कॉन्सेप्ट था, जिसमें उन लोगों को क्या करें जो इस प्रकार के नए नए कॉन्सेप्ट लाकर सेवा आपूर्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक माहौल क्रिएट करना। ये भी क्या करता था, अब ऐसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, विनिर्माण सेक्टर में बहुत से स्टार्टअप होंगे, जैसे फूड का आइटम होगा, गुड्स का आइटम होगा, या इस प्रकार से बहुत से बेकरी का आइटम होगा। कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी ये योजना आया था। तो यह कहीं ना कहीं क्या था, पहले देश में या तो एमएससी लेवल पर वर्क होता था या हायर जो लोग घराने के लोग होते थे, रिच मैन, उनके द्वारा। अब बीच वाला लोग क्या करते थे, केवल या तो निजी कंपनियों में काम करते थे या सरकारी कार्य करते थे या अपना व्यक्तिगत निजी बिजनेस किया करते थे, जैसे छोटे छोटे बिजनेस हुआ करते थे। पर स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट रिस्क लेने वाला इस वर्ग में था नहीं, तो ये स्टार्टअप नीति ने इस वर्ग को भी बूस्ट कर दिया। अब जैसे ये बूस्ट की संख्या सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या होगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में भी सहयोग करेंगे तो देश उससे मजबूत होगा। अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम था 2.0, भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र के रूप में डेवलप करना था। अर्थात हम कोई भी प्रोडक्शन पहले भारत में करो। अगर मान लीजिए पहले तो भारत के लोगों को मेक इन इंडिया प्रोत्साहन दिया गया था कि मेक इन इंडिया करो, उसके 2.0 में भारत के लोग भी शामिल थे और विदेश के लोग भी, जिसमें विदेशी कंपनियों को यह बोला गया तुम भारत में स्टोर अपना खोलो, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करो और यहाँ से भेजो, और मेक इन इंडिया का टैग लग जाएगा क्योंकि भारत में निर्माण हुआ। तो ऐसे ही देखते होंगे सैमसंग अपनी सबसे बड़ी इंस्टॉलमेंट आपको भारत में लगाता है, एप्पल अब स्टोर खोल दिया है, बहुत से कंपनियां और भी अपनी कंपनियां खोली, जियो Xiaomi का, MI का जो है, सारे के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भी बहुत से ब्रांड है जिसका नाम मैं अभी नहीं जानता हूँ, आप लोग भी नहीं जानते, बहुत से ऐसे अनगिनत ब्रांड होंगे जो भारत में आके पहले क्या था दूसरे दूसरे देश में अपना लगाए हुए थे, भारत में माल बेचा करते थे। पर ये 2.0 के माध्यम से भारत में तुम अपना स्टोर खोलो, यही निर्माण करो, यहाँ से भेजो, तो ये आपको बेहतर प्रबंधन देता है, तो विनिर्माण सेक्टर डेवलप होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए बात कर रहे थे। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग को हम डेवलप करेंगे, किसी वस्तु को बनाएंगे तो ही ना हम निर्यात कर पाएंगे। तो हम इस सेक्टर को भी डेवलप कर रहे थे, इस पार्ट से भी। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्गतता यही उद्देश्य था भारत सरकार का कि एन केन पराक्रम क्या करना है भाई आपको। पहले भारत में जो वस्तुएं निर्माण होती थी, मान लीजिए 10 वस्तुएं मान के चलिए,
अब क्या करना, तुमको 1000 वस्तुएं निर्माण करना। और याद होगा, जो पुराने स्टूडेंट हमारे होंगे उनको ये याद होगा, लाइन में एक दिन कुछ दिन पहले बात बोला था, याद होगा कि चीन इतना डिमांड में क्यों होता है। चीन किसी वस्तु का अगर मान लीजिए डिमांड आता है तो तुरंत सप्लाई क्यों कर देता है। आप लोगों को मैंने एक दिन बताया भी था कि चीन बल्क में किसी वस्तुओं का निर्माण करता है। जो पुराने स्टूडेंट ने कमेंट कर बताइए, क्या मैंने ये चीज लाइन बोला था या नहीं बोला था। वही भारत उस रास्ते पर चल रहा है। मैंने उस दिन भी बोला था, अगर चीन को पछाड़ना है, चीन को हमको अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पछाड़ करना है, तो एक मात्र कारक है जिससे हम ठीक करें तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग चीज को डेवलप कर दीजिए। अब है कि चीन से वस्तु, मान लीजिए कोई ए देश है, चीन से डिमांड करता है ना, हमको चाहिए, क्या चाहिए, एक खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। तो खिलौना बनाना है तो ये करेगा क्या, 100 वस्तु का खिलौना, 100 खिलौना का ऑर्डर देता है। तो चीन क्या करता है, 100 नहीं बनाएगा, 1000 बनाएगा। और यह विभिन्न कैटेगरी में बनाएगा, ए बी सी डी में। सबसे उन्नत ए कैटेगरी रखेगा, उससे नीचे बी रखेगा, सी रखेगा। रीजन उसके पीछे यह है कि यह आज 100 करेगा, कल इसको प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो क्या मैं फिर से बनाऊंगा। या किसी अन्य देश को मान लीजिए एक प्रोडक्ट निकाला, वो पसंद आ गया, तो इस ए देश के देखा देखी या इस संदर्भ में समझिए, उसको उस देश का रोल मॉडल प्रस्तुत करते हुए अपने देश में वो लागू करेगा, तो चीन से ही मंगाएगा ना। तो क्या फिर चीन उस वस्तु को निर्माण करेगा, नहीं। उसी प्रोडक्ट का फिर 100 आपको प्रोडक्ट उसको भेज देगा, तो अभी भी इसके पास 800 बचा हुआ। तो इस तरह क्या करता है, वो एक वेयर हाउस कॉन्सेप्ट डेवलप किए हुए अपने देश में बल्क में वो वस्तुओं का निर्माण करता है और विभिन्न कैटेगरियों में निर्माण करता है। अब इस देश को मान लीजिए ए कैटेगरी का नहीं चाहिए, अब बी कैटेगरी का चाहिए, तो बी कैटेगरी को वाला वस्तु भेज देगा। तो चीन एक साथ, और ध्यान रखिएगा, 10 वस्तुओं का निर्माण करना महंगा होता है, न कि 1000 वस्तुओं का। 1000 वस्तु का निर्माण करना सस्ता होता है, बल्कि 10 वस्तुओं का निर्माण करना महंगा पड़ जाता है। तो चीन यही करता है। तो भारत भी इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ा। अब धीरे धीरे बल्क में चीजें बनने लगी हैं, तो आने वाले में 10 से 15 साल का टारगेट दिया था ना आप लोगों को, पुराने जो स्टूडेंट होंगे, भारत एक बेहतर मुकाम पर होगा। चीन के सभी वस्तुओं का यह प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा होगा, ना एक विकल्प के रूप में विश्व को देगा। और जिस दिन विकल्प बन गया भारत, उस दिन याद रखिएगा, विश्व भारत से प्रोडक्ट खरीदेगा, न कि चीन से, क्योंकि भारत के साथ रिश्ते वो बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। इसके अन्य भी मायने हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, लोकतांत्रिक मायने हैं, या इसका विरासत जो भारत का है, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट जो लेकर चलता है भारत। तो क्या करेगा, बिजनेस के साथ ये अपने कूटनीतिक संबंध भी स्थापित करना चाहेगा अन्य देश। तो वो जो वस्तु, मान लीजिए एक ही वस्तु 2 जगह मिल रहा है, समान कैटेगरी का, समान रुपये में, मान लीजिए 10 रुपया में यहाँ भी मिल रहा है, 10 रुपये में यहाँ भी मिल रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, विश्व भारत से खरीदना चाहेगा, ना कि चाइना से खरीदना चाहेगा। उसके पीछे का बैकग्राउंड मैंने पहले समझाया, उसके पीछे लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है, क्लियर। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। इसके आगे हम लोग बात करें, कल ही अन्न भंडार के बारे में चर्चा हुई थी, विस्तृत चर्चा किया गया था। 1 लाख से अधिक यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वेयर हाउस बनाने के लिए। तो उसमें आंकड़े आपको कुछ कुछ आए हैं, जिसमें अन्न भंडार 5.7 करोड़ टन से ज़्यादा हो गया है। तो ये आंकड़े हैं, थोड़ा सा आंकड़ों को लिख लीजिएगा आप लोग कि कहीं काम देगा, ठीक है ना। आंकड़ों को अच्छे तरीके से आप लोग पेज में लिखिएगा ताकि उसका उपयोग कर सके। टॉपिक लिख लीजिएगा, मान ली अन्न भंडार, तो अन्न भंडार का जो आंकड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है, तो जीएसटी का आंकड़ा दिया हो, तो उसे आप लोग अच्छे तरीके से लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए, अब भारत नेपाल रिश्ते को देंगे हिमालय की ऊंचाई, मोदी जी के द्वारा बोला था, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया। आपका यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 आपसी संबंध या द्विपक्षीय संबंध में आएगा। बीपीएससी की बात की जाए या अदर पीसीएस की, तो बीपीएससी का पेपर 2 होता है, उसमें आपको 1 होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसमें आएगा। पेपर 1 इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है, उसमें आएगा, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। द्विपक्षीय वार्ता में बहुत सी बातें हुई है, ठीक ना। इसके आंकड़े आप देख लीजिए, कब भारत के प्रधानमंत्री आए और नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए और हमारे प्रधानमंत्री उनके पास गए, ये सब चीज़ के आंकड़ा आप लोग देख लीजिएगा। बस यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग को चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ बिजली का यहाँ लेन देन हो रहा है, अर्थात नेपाल में बिजली का आपूर्ति बनाया जा रहा है, संसाधन डेवलप किया जा रहा है। तो इसके अन्य क्षेत्रों में भारत भी इसे खरीदने का प्रयास करेगा, बांग्लादेश भी और आपको भूटान भी। तो क्या होगा, तीनों देश मिलकर
आपको भारत के नेपाल के जो बिजली उत्पादन किया जाएगा उसकी खरीद बिक्री की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि एक सर्किल बनेगा, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि हम बिजलियों का उत्पादन करेंगे और भारत भी इस तरह अपने बिजली को उन देशों को भेज सकता है। तो एक जैसे डेडिकेटेड सर्किट डेवलप किया जाएगा, इस पर बात विचार चल रहा है। जब इसका अंतिम रूप दिया जाएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे फ्रेट कैरियर होता है ना कि डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट लेकर आया था, किसी हम खास वजह से कार्य करेंगे, वैसे ही बिजली क्षेत्र में जैसे आप लोग ये देखे होंगे तापी परियोजना का नाम सुने होंगे, गैस परियोजना जो है तुर्कमेनिस्तान से जो आ रहा पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते भारत का आएगा। तो वैसे ये बिजली के सेक्टर में समझिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आपको भारत उसमें मिला हुआ है, जिसमें आपको नेपाल के बिजली अतिरिक्त बिजली को क्या किया जाएगा और भारत यहाँ पर बिजली क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहा है, बड़े बड़े बांध बनवा रहा है उसके सहयोग से। तो बहुत से फायदे आने वाले समय में होंगे। तो भारत ने नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए मोतिहारी बिहार में अमलेखगंज तक बिछाई जाएगी पाइपलाइन। ध्यान रखिएगा चितवन तक करने का फैसला, इसको विस्तार दिया गया है। तो ये थोड़ा सा बीपीएससी ओरिएंट है, पीटी फैक्ट, इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आज समझौता हुआ, कुछ कुछ बातें वहाँ पर की गई है, परियोजना की वर्चुअली शुरुआत की गई है। तो देखिए बहराइच जो यूपी में बॉर्डर है, तो एक क्या किया, एकीकृत चेक पोस्ट बनाया गया है। उसके बिहार के बथनाहा में आपको नेपाल के कस्टम यार्ड के लिए एक मालवाहक रेलगाड़ी को हरी झंडी दी गई है। जयनगर बर्दीबास रूट में कुर्था में आपको क्या किया गया, 18 किलोमीटर लंबे ट्रैक का निर्माण किया गया, उद्घाटन किया गया। और भैरैया नेपाल और सोनौली भारत में एकीकृत चेक पोस्ट, अर्थात चेक पोस्ट 2 बनाए गए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, पीटी में बीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछा भी गया, हाल ही में प्रश्न पूछा गया कि चर्चा में था एक रेलवे स्टेशन जिससे प्रश्न पूछा गया था। क्लियर, तो थोड़ा सा इसे क्लियर आउट कर लीजिएगा, की नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब याद रखिएगा मणिपुर में बात हुई, न्यायिक जांच बैठेगी, हालांकि राज्यपाल की अध्यक्षता में। तो आपको अध्यक्षता में कुकी और मेती जैसे समुदायों के अलावा सामाजिक राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग बताइए, आपको सीएम कौन है, वहाँ के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है आपको उस राज्य के। क्लियर, तो ये सब उत्तर बता दीजिएगा आप लोग, मणिपुर के कौन सीएम है, मणिपुर का कौन राज्यपाल है। अब उसके बाद शाह ने कुछ बातें रखी है यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें जो समान रूप से है, जो समान प्रिपरेशन रखना चाहिए, तो यहाँ पर बातें की गई है। क्लियर, वर्तमान में राजीव बनेंगे मणिपुर के नए पुलिस निदेशक। आईपीएस जो है राजीव सिंह आपको इसके पुलिस निदेशक बनेंगे। तो थोड़ा सा इसे पीटी फैक्ट के तौर पर इसे देख लीजिएगा, क्योंकि विवादित क्षेत्र हुआ है, विवाद चला है, तो पर आपको पद का इधर हेर फेर किया गया है, तो प्रश्न शायद पूछ ले। ये सब पीटी फैक्ट टीसीएस लेवल में आते, यूपीएससी में नहीं आते, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि यूपीएससी में ये सब प्रश्न पूछ देगा कि पुलिस निदेशक कौन बना है। हाँ, मणिपुर का मामला पूछ सकता है, मणिपुर का मेती समुदाय का संदर्भ में, तो जबकि मैंने इस पर पहले भी क्लास कराया हुआ, आप लोगों को न्यूज एनालिसिस कराया हो, तो उसे देख लीजिएगा, आप लोग कवर कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए अब ये केस स्टडी है, देखिएगा। अगर कोई क्षेत्र पिछड़ा रह जाता है तो उसका असर क्या होता है। सोचिएगा, आप जहां आज रह रहे हैं वहां पर संसाधन कितने हैं और अवसर कितने हैं आपके उत्थान विकास के लिए। अगर किसी कारणवश कोई क्षेत्र प्रभावित हो जाता है, आप नक्सल को मत लीजिए, और भी बहुत से कारक हो सकते हैं प्रभावित होने के। अगर किसी कारण से कोई क्षेत्र पीछे रह जाता है, उस पर प्रभाव क्या पड़ सकता है, आप अपने क्षेत्र से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। आपके पास बेस्ट बिजली प्रावधान है, 24 आवर बिजली है, संसाधन है, गैजेट है, बहुत सी चीजें और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जितने भी A1 कंडीशन आपके पास आपके क्षेत्र में होंगे, ठीक ना। पर उन क्षेत्रों में जहां पर आज़ादी के 75 साल बाद मिला क्या पहचान पत्र अर्थात आइडेंटिटी कार्ड और भी राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, ये सब अगर दिया गया है, इसका मतलब जब ये मौलिक बुनियादी चीजें अभी मिल रही हैं, तो सोच के देखिए जब आपका उन्नत जो क्षेत्र है उसमें जो सुविधाएं मिलेगी वो कब मिलेगी। तो केस स्टडी यह बोलता है ना, सरकार अगर किसी पक्ष को लेकर उदासीन रही हो या बेहतर प्रबंधन नहीं कर पा रही हो,
उसके असर किसको मिलता है, असर किस प्रभाव कौन पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है। अब कारण कुछ भी रहे हो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने का, सरकार उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच तो स्थापित नहीं कर पाई ना। जो राज्य का प्रथम ध्येय है कि हम अपने क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक अपने शासन और प्रशासन की सेवाओं को आपूर्ति कर सकूं, पर वो नहीं कर पाए। इसमें 75 साल लग गए। अब सोच के देखिए 75 वर्ष के बाद जिस स्थान पर व्यक्तियों का राशन कार्ड और मतदान पहचान पत्र बनाना प्रारंभ हुआ है, तो वह अन्य सुविधाएं कब कितनी समय बाद मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये सब केस स्टडी का पार्ट है। आपसे पूछे तो इसमें इनका उदाहरण छत्तीसगढ़ के इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र जो है, आपको बेला डीला खदान के जो कॉन्सेप्ट है आप इसे दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें एक भौगोलिक स्थिति बताई गई, बीजापुर जिला। तो मुझे क्वेश्चन में बताइएगा, बीजापुर मेडावल इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट था। बीजापुर मेडावल इंडिया में, मध्यकालीन भारत के दौरान बीजापुर क्यों प्रसिद्ध था। अब 2-3 लाइन 5 लाइन जितना आपको लगता है लिख दीजिएगा पॉइंट आउट करके, तो मैं देख सकूं आप लोग कितनी दूरी तक सोचते हैं समझते हैं। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, ये सब पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आप जाने अनजाने में से चीजें छोड़ देते हैं, पर याद रखना चाहिए। इसी से 1-2 क्वेश्चन उसका भी जो पार्ट है। गूगल बीजापुर के अतिरिक्त बहुत से और भी क्षेत्रीय साम्राज्य विकसित हुए थे एमबीटी के दौर में, ज़्यादा सशक्त होकर उभरे थे। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री का इतिहास है जो आपके एग्जाम में प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर। अब दिल्ली के आबकारी नीति में इतनी अच्छी थी तो और उसे वापस क्यों लिया गया, हाई कोर्ट से प्रश्न किया, हाई कोर्ट द्वारा प्रश्न किया जा रहा है। अब देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री किस, उप मुख्यमंत्री किस रूप से प्रस्तुत करते हैं, और इस नीति के संदर्भ में कुछ बातें उभर कर आएगी तो हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल न्यायालय में जब विवाद है तो कुछ चीज़ें बोलना उचित नहीं है, यह अमर्यादित हो जाती है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। हालांकि इसके बैकग्राउंड को मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से आप लोग को क्या करना है, युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से और गूगल ऐप से, ठीक है ना। डाउनलोड कीजिएगा। गूगल ऐप में आपको एक कोड मिलेगा OPKGU, देखिएगा कोड डालना रहता है, आपको यह अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद बहुत सी चीज़ें बढ़ाई गई हैं, बहुत सी चीज़ें कराई जा रही है। अब है कि दैनिक जागरण का जो टेस्ट सीरीज चलता था आंसर राइटिंग का, पहले 15 दिन में डिसाइड किया गया था, उसे पुनः संशोधित करते हुए वीकली कर दिया गया है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं जिससे हम लोग पॉजिटिव हुए हैं डिसीजन लेने में। तो पहले ये 15 दिन में होता था, होने का शेड्यूल बनाया गया था, अब 7 दिन में। प्रत्येक मंडे को यह आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको क्या होगा, लॉन्ग टाइम होगा, और नहीं सॉरी 2 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप होगा और 3 क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप होगा। ठीक है, जैसे पिछले बार शेड्यूल बना के दिया गया था, क्वेश्चन आप लोगों को पहले दे दिया गया था, 10 बजे तक दे दिया जाएगा। आपको 11:30 बजे ऐप सभी प्लेटफॉर्म जो युक्ति है इसके प्लेटफॉर्म है आपको ओपन कर दिए जाएंगे, टेलीग्राम से लेकर सभी जगह। आप वहाँ PDF भेजिएगा और इवनिंग तक मैं उसका एनालिसिस करवा दूंगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि एक वीक में जो न्यूज आप लोगों ने पढ़ा है और जो मैं इसको कवर किया उसके बीच आपकी क्षमता विकास क्या हो रही है ये जानने का प्रयास मिलेगा। और एक वीक में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपके साथ कवर होता जाएगा। जो एग्जाम हॉल में प्रश्न आ जाए तो आप उसमें कोई डॉट किंतु परंतु कुछ भी ना कर सके। कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा, प्रश्न के टाइप्स आपको अगर मिल जाते हैं तो उसके संदर्भ क्या होंगे खुद लिख लीजिएगा, तो आउटपुट उसका बेहतर आएगा, तो रिजल्ट भी आपका बेहतर आएगा। तो प्रयास किया गया, आप लोग सहयोग कीजिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए, अपने जो भी आसपास के मित्र हैं उनको बता सकते हैं, प्रयास किया गया है। और दैनिक जागरण या किसी प्रकार का न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं उसका रिवाइज आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न उसके पीछे कि आप लोग लेखन क्षमता होगा, करेंट से जुड़े रहिएगा और एक्टिव मोड में काम कीजिएगा, नहीं तो आप लोग बहुत सुस्त हो जाते हैं। मुझे पता है बहुत से हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो काम बेहतर करने की क्षमता है पर कर नहीं पाते। अब कारण बहुत से हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कारण
केवल यही है कि वो करना नहीं चाहते हैं, बहुत से कारण निजी कारण हो सकते हैं, पर एक टारगेट दे दिया जाएगा तो आप लोग करिएगा। कुछ लोग कमेंट कल किए थे विजडम एजुकेशन पर कि सर बहुत सी बातें आप इधर उधर की बातें कर देते हैं। बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा, मुझे भी तो बैकअप चाहिए ना कुछ देर सांस रोकने का। और जो लोग करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो भी आंसर पूछा जाता है ना उसका जवाब दीजिए, ठीक ना। अगर आपको पसंद नहीं तो स्किप करके वीडियो को आप देख सकते हैं और आंसर का जवाब दीजिए, ज़्यादा मैं संतुष्ट होऊंगा। नहीं तो मैं बहुत कटु शब्द बोलने वाला टीचर हूँ, मैं किंतु परंतु नहीं देखता हूँ, ध्यान रखिएगा। मेरे पास 100 ही स्टूडेंट होंगे, 100 में से 100 का रिजल्ट आने की क्षमता डेवलप करवा रहा हूँ। आने वाले 1-2 साल में इसका आउटपुट आप लोग युक्ति IAS और विजडम एजुकेशन का मिल जाएगा, ठीक ना। कुछ चीज़ें मर्यादित रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। कुछ स्टूडेंट बोल रहे पॉलिटिकल हो जाते हैं, ठीक ना। तो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, नहीं पढ़े पढ़ लीजिए, एब्सोल्यूट दुनिया में कोई नहीं है, ठीक ना। आपको क्या लगता है IAS एब्सोल्यूट होता है? UPSC में जो भी कैंडिडेट जाते हैं एब्सोल्यूट होता है? नहीं होता है। आप किसी प्रभाव में आगे हो ही जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर भी बहुत सा मैं न्यूट्रल रहने का प्रयास करता हूँ, पर जब राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात आ जाएगी ना तो आपको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति विशेष जिसने ये टीका टिप्पणी किया है, तो ये सब चीज़ें बच के रहिए। थोड़ा सा क्या करना है, जस्टर क्रिएट कीजिए और मेच्योर बनिए कि सर ने किसी कारणवश कुछ बातें बोला होगा ना, पॉलिटिकल आए होंगे। हर वीडियो में तो पॉलिटिकल होता नहीं हूँ या हर वीडियो में किसी खास विशेष को लेकर चलता नहीं हूँ, पर किसी एक वीडियो को लेकर अगर मेरी पूरी संदर्भ को अगर स्पष्ट कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई दुनिया में नहीं होगा। क्योंकि पिछले 1000 वीडियो को जाकर देखिए, समझ में आएगा मेरे कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मेरे कॉन्सेप्ट किसी रिपोर्ट में आ रहा है, लाइन आ रहा है, तो समझ में आइए कि आपकी सही दिशा में आपकी दिशा और आपके आने वाला दशा सुधर जाएगा। बस इसी को समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपने मुंह से बोल रहा बड़ाई कर रहा हूँ या अपने बात को लेकर बहुत सी चीज़ें स्पष्ट कराना चाहता हूँ। इसके रिश्ते आपको प्रीवियस वीडियो देखिएगा तब ना, क्षमता विकास कीजिएगा तब ना। और आप लोग में कैपेबिलिटी है ही नहीं कि 1 घंटा का वीडियो हम दे सकें। 1 घंटा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट न्यूज एनालिसिस को 1.5 घंटा देखते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं करते। पर हिंदी वाले क्या करते हैं, आपको 50 मिनट का वीडियो 1 घंटा का वीडियो चले जाए तो मैसेज कमेंट कर देंगे सर एक बहुत लंबा वीडियो शॉर्ट कर दे। अरे बेवकूफ़ लोग, हिंदी रिजल्ट ना आने का सबसे बड़ा कारण यही है। आप लोग हो ना, टीचर से ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने लगते हो। इंग्लिश मीडियम वाले 1.5 घंटे के वीडियो 2.5 घंटे का वीडियो चला दिया जाएगा, वो आराम से देखेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे सर टीचर सामने वाला क्या बात कर रहा। पर हिंदी वाला क्या करेगा, ओवर स्मार्ट बनेगा। मुझे एक प्लेटफॉर्म पर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ एक स्टूडेंट मिला जहाँ पर उसने बोला कि मैं 10 से 15 बार क्या कहते हैं ये पॉलिटी की किताब में पढ़ा हूँ लक्ष्मीकांत से, ठीक ना। ओवर स्मार्ट बन रहा था, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। उससे 2 प्रश्न मैंने डाला, तुरंत MCQ सीरीज किया, उसने ये जवाब दिया कि मेरे यहाँ बारिश हो रही है। अब जहाँ वो बंदा है वहीं पर मैं भी हूँ, तो सोच के देखिए ओवर स्मार्टनेस उसे ले डूबेगा। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से क्या हो जाएगा, आप 10 बार पढ़ो 20 बार पढ़ो, आपके लिए पढ़ोगे, पर उसका आउटपुट आप 2 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे उसी टॉपिक से जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है, जो अभी पढ़ाया गया जस्ट। इसका मतलब आप में एक्टिवनेस की कमी है, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में हो। तो ओवर स्मार्ट बनोगे तो हमेशा बर्बाद होगे। कट टू कट जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं सुन लीजिए अच्छे से। जो बातें बताई जा रही हिंदी मीडियम में ना, उसका अधिकतम रिजल्ट न होने का एकमात्र कारक अगर बोला जाए ना, अगर सबको बहुत से कारक है पर एकमात्र कारक बोला जाए ना, तो ओवर स्मार्टनेस हिंदी स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात कहने का अर्थ यह होता है कि सामने वाले से खुद को ज़्यादा आंकने लगते हैं। अब कोई भी हो, आपके साथ सहपाठी होंगे, उसके भी आप सोचिए उसको क्या नहीं आता, हमको तो सब कुछ आता है। कालिदास का आप समझते, कालिदास नाम सुने हैं? कालिदास समकालीन इतिहास के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं, ठीक ना, सबसे बड़े लेखक माने हैं। विश्व को इसने क्या दिया है साहित्य में, वो विश्व के जो साहित्यकार लोग हैं उनको ही पता है।
पर इसने अपने लेख में क्या लिखा है पता है? इनके द्वारा लिखा गया है, मैं एक अंश मात्र हूँ और मुझे यह लेखन आता नहीं है, अर्थात साहित्य का लिखना, जो भी नाटक है साहित्य नाटक, वो लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, पर मैंने प्रयास किया है कुछ लिखने का। तो जो भी इसके परिणाम होंगे वो भविष्य निर्धारित करेगा ना। तो पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, तुरंत ओवर स्मार्टनेस में आकलन करना शुरू कर देते हैं। उनसे 4 सवाल पूछा जाए तो उसका सारा पानी है सर का नीचे उतर जाएगा, तुरंत निकल जाएंगे बाहर। पर उनको कमेंट करने के लिए बोलिए कि पॉलिटिकल हो जाते हैं या तो लंबा वीडियो बना देते हैं। बेवकूफ़ तो मैं नहीं हूँ कि 1 घंटे का वीडियो मैं बना रहा हूँ, बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। नहीं होता बोलिए, मैं बंद कर देता हूँ, मुझको क्या जा रहा है, लॉस किसका होगा? उन स्टूडेंटों का पेड ग्रुप बना दूंगा। युक्ति है इसके ऐप पर पेड ग्रुप में बनाऊँ, क्यों मैं फ्री यूट्यूब पर दूंगा? जिनको लगेगा नहीं पढ़ना है, मेहनत करना है, यूट्यूब पर मेरा ऐप बना हुआ, ऐप पर मैं पढ़ाऊंगा। अब 10 हो, 50 हो, 100 हो, जितने लोग हों, यूट्यूब पर मैं क्यों दे रहा हूँ इतना कंटेंट के साथ? 4 घंटा लगता है मुझे पेपर एनालिसिस करने। यूट्यूब पर जाइएगा, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर या हिंदी पेपर कोई भी जाइएगा, 4 घंटे का अंडरलाइन करके सभी चीज़ों को कवर करके कोई पेपर देता है? सोच के देखिए, कुछ उद्देश्य होगा, कोऑपरेट करना सीखिए, नहीं तो मैं आपसे भी ज़्यादा सन की टीचर हूँ, तुरंत बंद कर दूंगा, अपने ऐप पर आ जाऊंगा। तो आपको परचेज ही करना पड़ेगा लास्ट में। जो लोग बिना मतलब के पढ़े जाते हैं, 2 मिनट देखते होंगे और कमेंट करके निकल जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं जानता, और आप लोगों को पता नहीं है। आपका सभी चीज़ें मेरे पास डाटा आता है, इसी के लिए थोड़ा सा बच के रहिएगा, नहीं तो हम दूसरे टाइप के टीचर हैं, ठीक ना। जो मेहनत करेंगे उनके साथ मैं 24 घंटा तैयार रहता हूँ, 24 आवर इंटू 7 डे, ठीक ना। जो नहीं मेहनत करता है ना, तो मैं उनके आसपास होने भी नहीं देता हूँ अपने आसपास। तो क्लियर हो जाइए आज के बाद, आइंदा ये सब चीज़ें मत कीजिएगा। और दूसरे जगह करते आप करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें चाहिए। हिंदू पाकिस्तान करवा के, हिंदू भारत पाकिस्तान करवा के, हिंदू मुस्लिम करवा के उनको पैसे, अब तो पब्लिसिटी चाहिए। आपको प्योर कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ तो पीटी, इंडिया में पीटी पढ़ाता है, लोग केवल पीटी पास करवाता है। अभी हाल ही में मैंने ग्रुप में आपको मैसेज ड्रॉप किया था ना मणिकांत सर का, उनके दर्द को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं वो? इंडिया में केवल पीटी पढ़ाया जाता है और उसे यूपीएससी को और पीसीएस लेवल के एग्जाम को निकालने का पाया। अब लड़का निकाल भी लिया, स्टूडेंट निकाल भी लिया, तो बेचारा मेंस कहाँ से लिख पाएगा जब उसका बेसी मजबूत नहीं है। और मैं आप लोगों को तीनों स्तर पर तैयारी करा रहा हूँ, पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट पर, फिर भी आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ़ाना वाला कमेंट करते हैं। विजडम एजुकेशन का स्टूडेंट सारे को बोल रहा हूँ, युक्ति वाले हमारे तो ठीक है, कमेंट भी करते हैं, कुछ लिखते भी है, कुछ दिखाते भी है, और विजडम एजुकेशन वाले जितने स्टूडेंट हैं सारे वैसे ही है। क्योंकि आपको ऐसा चीज़ें उपलब्ध नहीं हुआ, पर उपलब्ध हुआ तो कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो आराम से बंद कर दूंगा। मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, एक सीमा होती है हर चीज़ की। चलिए आगे बढ़िए, सॉरी इसके लिए, कभी कभी हो जाता है, ठीक ना। चलिए, अदालतों में 30 साल के अटके पड़े हैं 1 लाख से ज़्यादा केस। ये केस स्टडी आपको आएगा, पूछेगा, तो आपको यह कॉन्सेप्ट आप ऐड कर सकते हैं, कुछ डाटा दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। हाल के न्यायिक निर्णय, न्यायिक विवादों में अच्छा, जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच, सॉरी, विधायिका और न्यायपालिका के जो बीच विवाद हो रहा था, जिसके बाद हमारे कानून मंत्री पुराने रिजिजू जी का मंत्रालय चेंज कर दिया गया, उसके पीछे जो मूल मकसद था, तो उसके पीछे अगर ये प्रश्न पूछे आप लोग को, हालिया विवाद ने बहुत से प्रश्न को रेखांकित किया है, जिसमें से आपको न्यायालय में जो विवादित मामले हैं उसका निष्पादन सही समय पर न होना न्याय को न्याय संगत बनाने से रोकता है। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े आपको ही देने, आपको इसी से संबंधित आंकड़े देने पड़ेंगे। तो न्याय क्या होना चाहिए? जो त्वरित होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए ना, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? और सरल होनी चाहिए और पहुंच वाली होनी चाहिए। यही ना न्याय का कॉन्सेप्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को यही चाहिए। अब 30 साल तक देखिए कोई केस अटके रहेंगे 1 लाख से ज़्यादा, तो जो भी लोग इसमें प्रभावित है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति थोड़ी प्रभावित होता है, 2 पक्ष होता है, इसके भी पूरे परिवार पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसके परिवार को पूरा होगा। अब भारत में औसत परिवार की संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 दूनी 10 व्यक्ति कम से कम प्रभावित होंगे।
तो सोच लीजिए 1 लाख दूने 10, तो 10 लाख लोग क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, और उसके साथ बहुत से सिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। तो इसको ऐसे मत समझिएगा, बहुत सी चीज़ें इसके साथ है। तो इस केस स्टडी के माध्यम से यह समझा सकते हैं कि न्याय में देरी न्याय संगत नहीं होता है, इसलिए आपको जो चीज़ें आपको ये आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कर देना है। क्लियर? इस पर पहले भी मैं न्यूज एनालिसिस कर चुका हूँ इस टॉपिक को, जब विधायिका और न्यायपालिका का विवाद चल रहा था उसी समय किया हूँ, तो उससे जाकर प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। क्लियर? इस केस स्टडी को कैसे यूज करना है इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। भारत नेपाल के बीच कार्गो रेल सेवा शुरू की गई, दोनों पीएम ने दिखाई हरी झंडी। तो ये कहाँ शुरू की गई, इसे एक बार पीटी फैक्ट के तौर पर इसे देख लेना है, ठीक है ना, अंडरलाइन किया हुआ है। नई दिल्ली हैदराबाद से वर्चुअली इसको किया गया, बिहार के अररिया जिला के बथनाहा स्टेशन से किया गया है। आपको बीपीएससी में से पीटी फैक्ट पूछ सकता है। अब जोग बनी, विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत यह काम शुरू हुआ था, जिस पर यह किया गया, तो इसे आप लोग कवर कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इस टॉपिक पर, यूपीएससी जीएस पेपर थर्ड में स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास के टॉपिक में यह कवर होगा न्यूज। और ध्यान रखिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, जीवन जीने के लिए स्वस्थ जल का होना बहुत जरूरी है, यह एक कॉन्सेप्ट है। और माननीय न्यायालय के द्वारा स्वच्छ जल आपूर्ति उसके मौलिक अधिकारों में शामिल किए हुए अपने वर्डिक्ट में बातें विचार प्रस्तुत किया है। अब इस क्षेत्र में जब मौलिक अधिकार है, लोगों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है, तो जब गुणवत्ता की बात आएगी, रिपोर्ट उससे संबंधित आएगा, बहुत सी चीजें आएंगी, तो आपसे मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो आपको एग्जाम में भी वहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। आंकड़े यहाँ बहुत दिए हुए, आंकड़े को थोड़ा सा क्या करना है, कवर अप कर लेना है, आपको लिख लेना है। जैसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, तो बताइए इसके मंत्री कौन है वर्तमान में, राज्य मंत्री कौन है, और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कौन है। चलिए क्वेश्चन और बताइएगा, कैबिनेट मंत्री का अर्थ क्या हम समझे, राज्य मंत्री का अर्थ क्या समझे, और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का अर्थ क्या हम समझे। यह पहले भी मैंने आपको एक बार चर्चा कर चुका, इसलिए याद आ गया तो प्रश्न कर दिया हो, तो इसका लिखने का प्रयास कीजिए। अगर यही सब प्रश्न अगर कोई पूछ देता मिस आपको इंटरव्यू में, तो आपको ना इंटरव्यू बोर्ड का जो रूम होता है ना, उसके सारे ऊपर के छत के ना बीम नजर आने लगेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसी में फील्ड टेस्टिंग फिट आपको उपयोग कर पानी गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। लगभग 4.59 लाख गाँवों में महिलाओं के प्रशिक्षित किया जा रहा है कि इसके लिए कैसे हम स्वच्छ जल मिशन सुरक्षा अभियान चलाया गया था। तो ध्यान रखिए 2 अक्टूबर 22 से लेकर 31 मार्च 2023 तक यह चलाया गया स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान। तो पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में सूची में शामिल है। क्लियर? तो पीटी फैक्ट बहुत मिलेंगे यहाँ से, तो इसको कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, किसानों को साहूकारों के चुंगल से बचाएंगे पैक्स। अब वही पैक्स क्या होता है भाई साहब, तो याद रखिएगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किसान और सरकार से जोड़ने के लिए बीच का माध्यम होना चाहिए, उसके लिए पैक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसको मैंने अगस्त 2022 के न्यूज में 14 अगस्त में भी मुझे जहां तक याद आ रहा है, पर अगस्त के माह में मैंने पैक्स से संबंधित न्यूज को कवर किया था। क्लियर है ना? तो आपको क्या करना है, मैं पीडीएफ जो आज अपलोड होगा, जो कल का है आज का सारा अपलोड होने लगेगा, अब से थोड़ा 1-2 दिन का और समय दीजिए मुझे, सारा वेरीफाई करके भेज दूंगा, अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो कवर किया गया उसको की नोट्स में शामिल हो जाएगा, और जो बातें यहाँ से की जा रही है उसको हम लोग देखते हैं। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2-3 में आएगा, सहकारिता योगदान ग्रामीण विकास, और बीपीएससी वाले स्टूडेंट आपको पेपर 2 में आएगा, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे इसके संदर्भ में कि किस तरीके से यह लाभ देगा। तो प्राथमिक कृषि जो साख समितियां पैक्सो के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने केंद्र सरकार ने किसानों को संरक्षण देने के लिए कुछ बातें कर रहा, विचार कर रहा है। अभी देश में 1 लाख पैक्स है, अगले 5 वर्षों में 2 लाख बनाई जाएंगी, अर्थात लक्ष्य बनाया गया 5 वर्षों में हमको क्या करना है, 1 लाख और वृद्धि कर देना है। तो ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में सहकारिता मंत्रालय
के रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी आबादी ने किसी न किसी तरह से सहकारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। लगभग 13 करोड़ किसान तो सीधे तौर पर पैक्स के सदस्य हैं। सोच लीजिए कितना बड़ी संख्या ये होती है, 13 करोड़ जो किसान सीधे तौर पर पैक्स से जुड़े, पर अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। पैक्स के आधुनिकीकरण, अधिकारों और वृद्धि के संदर्भ में सहकारिता बहुत से कार्य किए जाएंगे। किसानों के अपनी फसल वृद्धि न्यूनतम मूल्य समर्थन के लिए के एवज में कुछ पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, और जब आप वो अनाज जमा कर देंगे तो उनसे पैसा दिया जाएगा उसको, समझ लीजिएगा। उसके बाद भंडारण क्षमता को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है पैक्स के तहत। तो ये भी आपको अनुसार खेत के बाजार आते आते 12 से 14% फसलें खराब हो जाती है, तो ये थोड़ा सा आंकड़ों को सही करने का प्रयास किया जाएगा और भी चीज़ें की जाएगी। अब पैक्स क्या होता है, पैक्स से संबंधित मुद्दे क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, जिसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हम लोग बोलते हैं, पैक्स PACS बोला जाता है, हिंदी में पैक्स उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह जमीनी स्तर पर सहकारी ऋण संस्थाएं होती है जो किसानों को विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और मध्यकालीन कृषि ऋण देती है। तो आपको यूपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा है, पैक्स निम्न प्रकार के ऋण देती है, अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक। तो सोच लीजिए प्रश्न कहाँ से आते हैं, पर आप लोग हल्के में लेते हैं हर चीज को। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए तो चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पैक्स मुख्यतः ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर पर काम करती है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है, कितने स्तर पर है और स्तरों पर नाम क्या है, और उसके लिए संबद्ध संस्था कौन है, जवाबदेह कौन है, ये बताइएगा, ठीक है। अब प्रथम प्राथमिक कृषि आपको समिति PAC पैक्स का गठन 1904 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, सहकारी बैंकिंग प्रणालियों के आधार पर कार्यरत पैक्स ग्रामीण और लघु अवधि के मध्यम के लिए जो खुदरा बिक्री केंद्र के रूप में गठन किया गया। इसका उद्देश्य होता है ऋण लेने, सदस्यों को आवश्यक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए, उद्देश्य पूंजी जुटाने के लिए, जो सदस्यों की बचत आदत सुधार लाने के, अर्थात बचत वो कर सके, खर्च नहीं करे अधिक तक, कुछ पैसे बचा सके, उसके लिए उचित मूल्य पर कृषि अनुदान दिया जाता है, सेवा की आपूर्ति की जाती है। ये सब इसका उद्देश्य है। अब ध्यान रखिएगा महत्व क्यों बन जाता है, तो जो बैंकिंग साइट की आपूर्ति, उत्पादन, विपणन, उपभोक्ताओं वस्तुओं के व्यापार जैसी विभिन्न सेवाओं को प्रदान करता है ये पैक्स में वित्त प्रदान करने के लिए मिनी बैंक के रूप में भी कृषि इनपुट और उपभोक्ता सामान अर्थात मिनी बैंक के रूप में भी काम करता है। देख रहे हैं आप, पैसा दिया जाएगा पहले ही, तो इसके लिए मिनी बैंक के रूप में काम करता है। अब देश द्वारा जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ऋणों में पैक्स का 41% हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा याद रखिएगा। देश के सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए किसान क्रेडिट कार्ड, जो भी किसान क्रेडिट कार्ड बांटा गया है, उसमें ऋणों में पैक्स का अनुदान अर्थात 41%, 3.10 करोड़ किसान हिस्सा है, जिसमें पैक्स के माध्यम से इन KYC ऋणों में से 95% छोटे और सीमांत किसान है, अर्थात जो ऋण लिए हैं उसमें से 95% ऐसे हैं जो छोटे और सीमांत किसान है। सोच सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट निचले स्तर के किसानों को दिया जाता है, जो छोटे और सीमांत होते हैं, वृहद नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उनको इससे लाभ होता है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पैक्स बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि अब आ जाते हैं नीचे हम लोग डायरेक्ट। एक पीटी फैक्ट है, 900 किलोग्राम मारक क्षमता वाली मिसाइल अग्नि का एक सफल परीक्षण किया गया। तो ये कहाँ किया गया, पीटी फैक्ट आप लोग देख लीजिए, उड़ीसा के तट पर, बंगाल के खाड़ी, अब्दुल कलाम द्वीप में किया गया। मोबाइल लॉन्चर से किया गया, भी ध्यान रखिएगा। मोबाइल लॉन्चर उसे कहते हैं जहाँ पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाके, मान लीजिए संगठन यहाँ था जहाँ पर निर्माण किया गया, इसे हम ले जाते हैं अपना मोबाइल लॉन्चर, ट्रक जैसी व्यवस्था होती है, उस पर लेके जाते हैं सेटअप के साथ, और यहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं। ठीक ना, मोबाइल लॉन्चर उसको बोलता है, ना कि यहाँ से। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर जल्द मिलेगा मेट्रो का तोहफा। तो देखिए सरकार बेहतर कार्य कर रही इस संदर्भ में, प्रशासन के स्तर पर, राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है। तो यह सुविधा जितना मिलेगा और संरचना जितना अधिक मिलेगा, डेवलप होगा, लोगों के जन कल्याण का जीवन जो है और भी उन्नत होगा, विकास के मानक और भी तय होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो सभी चीज़ें सर्किल में चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। जो मैं आय और आउटपुट और इनपुट की जो बात किया था, याद है ना, सर्किल में
आय बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो फिर से चीज़ें सर्किल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लागू हो जाएगा। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, कवर कीजिए। एक देखिए केस स्टडी और भी है, बिहार में एसडीएम के पास मिली आय से 150 गुना अधिक संपत्ति। तो इस संदर्भ में क्या बातें बोलूं, पहले से आप लोगों को पता है कि भ्रष्टाचार जो है ना हमारे प्रशासन की नसों में चलता है, जैसे खून हमारे नसों में चलता है वैसे ही चलता है। अगर 100 प्रशासन के लोग हैं तो नहीं भी होगा तो 20 से 25 ऐसे होंगे जो पूर्णतः भ्रष्टाचार से होंगे लिप्त। आपको 26 से लेकर 50 ऐसे होंगे जो मध्यम आकार के भ्रष्टाचार से लिप्त होंगे, और 50 से लेकर 75 तक ऐसे व्यक्ति होंगे जो आंशिक रूप से भ्रष्टाचार के भागीदार होंगे। अब 25% ऐसे लोग हैं जो अभी भी विचार में नहीं लाए हैं कि भ्रष्टाचार जैसी होती ईमानदारी के पाठ करते हैं, और उन्हीं से प्रशासन का अच्छा व्यक्तित्व तो नजर आता है। तो ऐसे जब केस स्टडी आ जाए तो आपसे सीधा प्रश्न किया जाएगा, जो आप लोग पहले बोलते हैं ना कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, बनने के बाद वही विचार बदल जाते, तो ऐसा क्या होता है कि 150 गुना आय में वृद्धि हो जाती है। तो आपसे कारक पूछा जा सकता है। तो चलिए आप एक क्वेश्चन मीन्स का लिखिएगा। विभिन्न प्रयासों के बाद प्रशासन भ्रष्टाचार के कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हालिया घटनाओं के संदर्भ में युक्ति युक्त परीक्षण कीजिए। इस आंसर का राइटिंग 10 PM से पहले आ जाना चाहिए ग्रुप में, तो चीज़ें को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक, प्रश्न सुन लिए, नहीं सुन पाए दोबारा इसको पॉज करके फॉरवर्ड करके फिर सुन लीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक स्टडी और है कि फर्जी कंपनी बनाई गई और 15,000 करोड़ रुपये चूना लगाने 8 को दबोचा गया। तो देखिए बात है कितने लोगों को दबोचा गया ये नहीं है, केस स्टडी ये है कि कोई भी मान लीजिए फर्जी कंपनी कैसे बना लिया। सबसे बड़ा इसके संबंध संस्थाओं की कार्यकुशलता पर प्रश्न उठता है, आप मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं। हाल ही में मैं भी आपको एक उद्घाटन अपने से देता हूँ कि रजिस्टर करना था मुझे किसी कंपनी के लिए हाल ही में, तो मेरे नाम से है ना ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड कंपनी है, जो मैं उसका कस्टडियन हूँ। तो ध्यान रखिएगा, मैंने वैसी कंपनी जिस नाम का है वैसी कंपनी का मैंने अभी कंपनी बनाई ही नहीं है। तो ये कैसे हुआ है, तो मैंने भी इस पर रजिस्टर्ड केस करवाया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत से फर्जीवाड़ा चलते हैं देश में कि आपके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड के जेरोक्स कॉपी जो आप लोग करवाते हैं ना, उसका खेल होता है। वो डाटा सर्वर को दिया जाता है और उसके बाद सारी चीज़ें हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अब कारण यह है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, इसके संदर्भ में जो संबद्ध एजेंसियाँ क्या कर रही है। तो इसके लिए देखिए केस स्टडी है, तो आपकी जवाबदेहिता तय करने के लिए सिस्टम मैनेजमेंट को ठीक करना होगा। मैनेजमेंट क्या ठीक करना होगा, पहले स्तर पर कि जो नो योर कस्टमर का कॉन्सेप्ट है, अपने ग्राहक को जानो, वो बेहतर करना होगा। मॉनिटरिंग सिस्टम यह होगा कि प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष एक बार वेरिफिकेशन आपका फुल होल डॉक्यूमेंट का होना चाहिए। और उसके लिए प्रोसेस आप इजी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल करवाइए, टफ प्रोसेस करवा दीजिए। उसके लिए इजी प्रोसेस हो सकता है। कम से कम क्या प्रोसेस होना चाहिए कि ओपीटी सिस्टम जो है, ओपीटी दिया जाता है रजिस्टर्ड मोबाइल में हो जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग करा देना चाहिए कि हाँ वही व्यक्ति का पिक्चर है या दूसरे का है। अगर ये भी करवा लेते हैं तो बहुत से फर्जीवाड़े रुक जाएंगे। अब मान लीजिए मेरे पैन कार्ड से पहले भी रजिस्टर्ड हो चुका है, मैं दूसरा उस पर नहीं खोल सकता जब का उसका एक पिन होता है, जब तक मुझे प्राप्त नहीं होगा। अर्थात मेरे ही आईडी से मेरा डॉक्यूमेंट कोई बनाए हुआ, मेरा एक पिन मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब उसके मोबाइल पर रजिस्टर कर लिया होगा, ईजी है, अपना मोबाइल रजिस्टर करवा लिया होगा, ठीक ना, तो उसको पिन जाता होगा। तो अब सोचिए कितना बड़ा खेल चल रहा है। अब जब यह व्यवस्था रहता है कि ना मोबाइल वेरिफिकेशन करा रहा है तो ठीक है, आप इसके पास मैसेज जाएगा। अब है शकल का यानी फेस वेरिफिकेशन कराना, तो कैसे वेरिफिकेशन फेस करेगा,
मेरा रहेगा तो ही ना करेंगे, या आप भी रहिएगा वहाँ पर आपका होगा। तो फेस वेरिफिकेशन इंडिया में डेवलप करना चाहिए, जैसे भी बहुत से जगह। तो हाल में एलएलपी आप लेते हैं, अर्थात कोई कंपनी बनाने के लिए, रजिस्टर्ड कंपनी बनाने के लिए कुछ लेते हैं, तो फेस वेरिफिकेशन कॉन्सेप्ट लाया गया। बिना फेस का अब होगा नहीं। जो पूर्व में ऐसे हो रहे हैं उसको बंद करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो एलएलपी का कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो प्रशासनिक थोड़ा सा एआई कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप कर लेंगे इसमें, तो बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम बात करेंगे। एक सेकंड समय दीजिएगा। अब देखिए क्यों सुलग रहा है मणिपुर। जो पहले की बातें की गई वही बातें यहाँ भी की गई, अंडरलाइन सारा किया गया है, बातें की गई है। बस ध्यान रखिएगा यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट अलग दिया गया है कि ऐसा क्या कारण है कि कुछ भौगोलिक गलतियां या प्रशासनिक गलतियां हमारे पूर्व के प्रधानमंत्रियों के द्वारा कर दी गई है, तो उसको सुधारने का प्रयास उसके बाद के प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलता है। जैसे कश्मीर मामले में आपको देखने को मिलता है कि देखिए, ऐसा नो डाउट है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बेस्ट नहीं थे, उनके कार्य गतिविधि सही नहीं थी, पर आपको मैंने कभी कुछ बताया था, याद है? कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको है ना भारत पर नासुर वो बना हुआ है, कुछ गलतियां उनके द्वारा ऐसी कर दी गई। उसमें आपको कश्मीर का मामला है, देख रहे हैं कश्मीर का मामला, जिसमें कुछ स्टैंड था यूएन में जाके वो ले लेते हैं, जहाँ थे वहां से बैकअप हो जाते हैं। तो हमारी ही जमीन कोई दूसरा राष्ट्र उसको अधिपत्य किए हुए, उसके लिए निरंतर लड़ेंगे। दूसरी गलती जो की थी उनके द्वारा कि यूएन में अस्थायी सदस्यता को लेकर चीन को ऑफर कर दिया, जबकि यूएन ने भारत को ऑफर दिया था। तो अपने स्थान पर चीन को प्रमोट कर देना, ये समस्या देखने को मिलती है। दूसरी एक चीज और देखने को मिलती है, यहाँ पर देखिएगा, मैं दिखा रहा हूं। देखिए मणिपुर जो था, अंग्रेज जब बंटवारा करके जा रहे थे उससे पहले ही, ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को है ना संतुलित करने के लिए म्यांमार से संधि हुई थी, ठीक है। तो मणिपुर का जो कुछ भाग था मणिपुर का, वो म्यांमार को ट्रांसफर कर दिया गया था, समझौता क्रिएट किया गया था। इसका कस्टडियन म्यांमार भारत ही होगा, मणिपुर ही राज्य होगा। उस समय राज्य हुआ करता था, मणिपुर राज्य होगा। आपको जो साम्राज्य उसका रहेगा, ये क्षेत्रक होगा। जब चाहे समझौता वो वापस लेकर आपको यहाँ पर इसके साथ अंग्रेज लोग किए हैं, मणिपुर को देना होगा म्यांमार को, ठीक है। ये अंग्रेज लोग करके गए। अब है कि स्थिति यह हुई कि 1954 में नेहरू सरकार, जो वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार, वर्मा से मैतीस खातिर इस घाटी का भारतीय दावा छोड़ दिया। जो ब्रिटिश राज्य में भारत गणराज्य के विलय के स्वाभाविक रूप से यह अधिकार भारत के पास आ जाना चाहिए था, पर भारत क्या कहते हैं नेहरू जी कि उसकी दावा छोड़ देते हैं। इस कारण क्या होता है, घाटी में आए मैती हिंदू सीमित क्षेत्र में रहने को विवश हो गए। अब है कि पहाड़ी और वन क्षेत्रों में एक ही मंत्रातीत समुदाय के हवाले कर देने से उन्हें तमाम संवैधानिक जो विशेषाधिकार था देने का परिणाम यह हुआ कि इन क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप और निगरानी शिथिल पड़ गई। अब चलते म्यांमार में, इसी ईसाई बहुल क्षेत्र पूर्वोत्तर में विभिन्न हथियारबंद आतंकी संगठनों, अफीम की खेती करने वाले म्यांमार में आने वाले अवैध प्रवासियों में भरते गए। अर्थात उनको संसाधन चाहिए, विकास के लिए कुछ जीने के लिए कुछ साधन चाहिए, तो ये सब इस सब संगठनों में शामिल होते गए। तो विवाद और बढ़ता गया। वर्तमान में स्थिति यह है कि बीरेन सिंह सरकार ने इस पर्वतीय क्षेत्रों को अवैध प्रवासी के द्वारा वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों पर कार्रवाई और अफीम की खेती के लिए शिकंजा कसना शुरू किया, जो सरकार अभी मणिपुर की है। तो ध्यान रखिएगा, यही मूल कारण है कि हमारे लोग, जो खासकर हिंदू वर्ग के लोग थे, प्रताड़ित होते हैं तो विवाद ऐसे उत्पन्न होते हैं। कश्मीर का मामला ले लीजिए या इसका भी ले लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त ईसाई लोग क्या कर रहे हैं, ईसाई लोग भी कर रहे हैं कि जो नगालिम चर्च है, कुकी समुदाय के पक्ष में बयान जारी किया। मिजोरम के ईसाई नेता मणिपुर में विभाजन के जरिए ग्रेटर मिजोरम के सपने को पुनर्जीवित करने में लगे हैं, जिसमें ईसाई बहुल मिजो कुकी चिन्ह को क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास किया और बृहद मिजोरम ईसाई प्रदेश स्थापित किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। अब समझने का कोई यहाँ पर ये चीज समझिएगा कि कश्मीर जो 370 के आर्टिकल के तहत जो सफाया किया गया, जो चीजें बनाई गई, वर्तमान में स्थिति देख रहे हैं। आप सोच के देखिए, कश्मीर में
2 ही साल के अंदर मेट्रो पहुंच गया। बात चल रही है ना, मेट्रो अब वहां पर ये अगले साल तक हो सके मेट्रो का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो सोच के देखिएगा, अगर बेहतर प्रबंधन किया जाए तो उसके विकास के, जो राज्य का विकास है सर्वांगीण होगा, अवसर अधिक मिलेंगे, तो ये व्यवस्था की जा सकती है। अब ध्यान रखिए, जो व्यवस्थाओं के तहत हम दे रहे हैं अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में, अन्य समुदाय को, अगर वो नहीं प्राप्त होगा तो विवाद के कारण ऐसे ही होंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित लोग हैं वो किसी न किसी खास उद्देश्य से पूर्ति कर रहे हैं। मान लीजिए अफीम व्यापार वाले जो लोग होंगे वो चाहेंगे ना वो विवादित क्षेत्र रहे, उन पर उसका दबदबा रहे, तो इसलिए ये सब विवाद उत्पन्न हुआ है। तो इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विकसित राष्ट्र बनने में राह पर देश भारत है। तो उसमें बहुत सी योजनाओं का नाम लिया गया, जैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेजर, जेनेटिक इंजीनियरिंग आदि विकास के मील के पत्थर साबित हुए। स्टार्टअप इंडिया, आत्म भारत इंडिया, सतत विकास लक्ष्यों जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सारे का अच्छे से आप लोग नोट बनाए रखिएगा, यह बहुत बार काम देगा आपको। स्किल इंडिया के बारे में, मेक इन इंडिया के बारे में, स्टार्टअप इंडिया के बारे में, आत्म भारत अभियान के बारे में, सतत विकास लक्ष्यों के बारे में। तो मैं इस पर कितनी बार आप लोगों को नोटिस किया, करवाया हो कि ये सब टॉपिक आने वाले समय में हमेशा चर्चा में रहेंगे, तो इसको अच्छे से बेहतर से बना लीजिए। हालांकि नोट में बहुत जगह आप लोग को दिया गया होगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, विशेषज्ञ मानते हैं कि 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 15% से अधिक होगा। तो आने वाले समय में भारत विकसित बनेगा तो उसके पीछे के बैकग्राउंड, जो बैकडोर में जो वर्क होने, वो करना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें डिजिटली मजबूत होना होगा, हमको मैकली मजबूत होना होगा, अर्थात हम लोग प्रोडक्शन बेहतर करना होगा, जिसमें टैग लगा होगा मेक इन इंडिया, जैसे भी मेक इन जापान, मेक इन चाइना, मेड इन चाइना, इस तरह लिखे रहते हैं ना। तो आपको ये करना होगा। तो ये सब चीज़ें बेहतर जब होंगी तो और भी बेहतर परिणाम आएगा। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये सब चीज़ें क्या होगा, हमको राष्ट्र मजबूत बनाएगा। अब साथ में देखिए, 2021 में भारत कुल पेटेंट का आवेदन 40% दायरा था, जो 10 से 11 के आंकड़े का यह दोगुना हो गया। इनोवेशन इंडेक्स में 2015 में यह आंकड़ा 21वें स्थान पर था, 2022 में 40वें स्थान पर हो गया। इसी तरह वर्ष रैंकिंग भारत 46वें स्थान पर, तेजी प्रौद्योगिकी सुधार हुआ और बेहतर हम लोग अर्थव्यवस्था के आगे हैं। दक्षिण के संदर्भ में बात की जाए, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर उदाहरण से हमारे समक्ष देश को उन्नत कैसे बनाया जाए तकनीकी के आधार पर, तो कोरिया और सिंगापुर का उदाहरण ले सकते हैं। तो इसको हम उसका रोल मॉडल अपने देश में लागू करवा सकते हैं। क्लियर। डिजिटल के विकास से क्या होगा, अर्थव्यवस्था गति मिलेगी, प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, फार्मा, उभरते बाजार को उपाय संभावना। कुल मिलाकर यही है कि निजी खपत और सरकारी खपत को मिला दे तो जीडीपी का 70% अधिक जो प्रति व्यक्ति आय में तेजी से बढ़ा सकता है। तो क्या होगा, विश्व बैंक के मानकों के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2170 रुपये प्रति डॉलर, जो अगले 25 वर्षों में ये 9 से 10% वृद्धि होगा। तो आप कल भी आंकड़ा इसके संदर्भ में आया था कि कितना बढ़ के जाएगा, 3.4 लाख के आसपास चला जाएगा प्रति व्यक्ति आय। तो इसके लिए सकारात्मक पहलू भारत में युवा देश है, तो उसके लिए क्या होगा, उसका आउटपुट निकालना, बेहतर इनपुट देकर आउटपुट निकालना, युवाओं को बेहतर प्रबंधन कौशल विकास देना, बहुत सी चीजें। तो सामाजिक आर्थिक संकेतकों से पिछड़ा जो देश है उसको बेहतर प्रबंधन करना। कुल मिलाकर यही है कि आपको ये सर्किल याद रखना है, जो सर्किल बताया गया वो सर्किल याद रखना है, और इसी में सारे चीजों को पुट करते जाइए, जो जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसको पुट करते, उससे क्या लाभ होगा, अंततः यही आपको निष्कर्ष मिलेगा कि ये सब होने के बाद हमें निवेश की अवधारणा विकसित की जाएगी, और निवेश के बाद निवेश जैसे आएगा तो फिर वो सर्किल स्टार्ट हो जाएगा, हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो इस तक सारे पहलू आपके सामने आएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, चलिए फटाफट। विकसित भारत राष्ट्र निर्माण में किए जा रहे प्रयासों की वास्तविकता की जांच करें। क्या आपको लगता है
भारत के स्वर्णिम इतिहास को पुनः प्राप्त किया जा सकता है? विवेचना करें। 250 शब्द में इसे लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर 10 PM तक आ जाना चाहिए, ऐप पर आ जाना चाहिए। कम्युनिकेशन ग्रुप में भेज दीजिएगा या दैनिक जागरण का जो पेड ग्रुप है उसको भी भेज सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन आंसर चेक करके भेज दिया जाएगा समय के साथ, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। यही चीज है चंद्रमा को लेकर हो रही जिज्ञासा। तो चंद्रमा पर जो भारतीय यान है, या एक सेकेंड थोड़ा सा कलर चेंज कर दो। जो भारतीय यान है, याद रखिएगा, या विदेशों के विभिन्न एजेंसियों जो भेजे जा रहे यान है उसके बीच का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। तो इसको बेहतर तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। कैसे? 3 खांचा बनाइएगा, एक इधर लिखिएगा, एक भारत लिखिएगा, एक विश्व लिखिएगा, ठीक है। विश्व में जो होगा लिख लीजिएगा। क्षेत्र एक आगे कर लीजिएगा विषय में कि मान लीजिए क्या लाया गया है, यान कौन कौन भेजा गया, तो इसे एक लिस्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे चीन भेजा होगा, अमेरिका भेजा है, तो क्या क्या भेजा है। अब इसके उपलब्धि क्या क्या प्राप्त किया है कि चंद्रयान 1 गया तो क्या उपलब्धि हुआ, चंद्र 2 गया तो क्या हुआ, चंद्र 3 गया तो क्या हुआ, जाएगा तो क्या इसको प्राप्त करने के लिए रखा गया। इसी तरह विश्व का गया है तो उसका क्या लक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब है कि लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, कि भविष्य का लक्ष्य जो है क्या निर्धारित किया है। इसरो भविष्य में क्या निर्धारित किया, वर्ल्ड क्या किया गया, इसका समग्र आपको डाटा बना लेना है ताकि आने वाले समय में और इसका लाभ ले सके। देखिए इस एनालिसिस में यही बातें की गई है। समग्रता के साथ आप इसको क्या करना है कि जो भी इसका बेनिफिट है उसको उतार लेना। डाटा फैक्ट है, ज़्यादा चीज़ें समझने का प्रयास नहीं करना इसमें। कि चंद्रमा पर हम लोग जाते हैं, मान लीजिए चांद चंदा मामा पर जा रहे हैं, इससे आम जीवन को क्या लाभ मिल रहा है, इसी से संदर्भित बातें की गई है। तो कोई भी अंतरिक्षीय यान केवल इसलिए नहीं किया जाता वो प्रायोगिक है, इसलिए भी किया जाता है उसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेगा। तो नए नए उत्कर्ष हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ निर्माण काल है, तो दोनों का विकास क्रम क्या रहा है, एक को ये समझने का प्रयास करेंगे। दोनों में पर्यावरण जो क्षति का जो आकलन वो हम लोग कैसे करेंगे ये भी समझने का प्रयास किया जाएगा आने वाले भविष्य में। ध्यान रखिएगा इसके विकल्प क्या चांद बन सकता है मानवीय जीवन के लिए, इस सभी प्रश्नों का सवाल पहले बाद में ढूंढा जाएगा। फिलहाल वहां पर जल की आपूर्ति के संदर्भ में बहुत सी चीजें सामने आई, उसका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसकी चर्चा यहाँ की गई, उसको लिख लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे न्यूज एनालिसिस के साथ। एक डाटा और है उसे भी आप लोग को राइट डाउन कर लेना है। पीटी फैक्ट यहाँ देखिए, कल भी हालांकि इस पर चर्चा हुई थी। 7.8% औसत वृद्धि दर रहेगा। तो इसके लिए प्रमुख सुझाव दिया गया क्या किया जाए कि हमको यह दर प्राप्त हो 7.1 या उससे अधिक। तो बड़े आर्थिक सुधारों को लेकर आम सहमति निर्माण करना होगा। पेंशन बीमा और फंड से ज़्यादा धन बाजार में निवेश की छूट मिले, ये भी करना होगा। 2000 अरब डॉलर निर्यात के लिए ठोस नीति बने, ये भी काम करना होगा। कृषि में कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रवेश को आसान बनाया जाए। कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, हाल में कृषि बिल आया था जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को डेवलप किया जा रहा था कि वो कृषि उत्पादों को बढ़ाओ, तो बहुत सा देश में बवाल हुआ था। तो ये समझने का प्रयास करना होगा कि जो विदेशों में जो नीतियां हैं कृषि को लेकर भारत में नहीं अपनाएगा ना, अपनाया जाएगा जल्द से जल्द, तो भारत के किसान वही होंगे 2 जून के चीज़ों को लेकर टेंशन में रहेंगे। किसी तरह का आपदा आ जाए तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा, पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। सोच के देखिएगा। तो हमें अपने महत्वपूर्ण जो कारक है, कृषक है जो अन्न उत्पादते पूरे देश को अन्न देते हैं, विश्व को अन्न देते हैं, उनको मजबूत करना जरूरी है। तो केवल क्या सरकारी योगदान से यह पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है, पर यह समय लगेगा इसमें। मान लीजिए इसको समय लगने में 10 से 15 साल लग रहा, मान के चलिए। पर जैसे ही निजी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो यह समय आपको 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल में आ जाता है, अर्थात 3-4 गुना
कमी आ जाएगी, जल्द से जल्द हम इसे प्राप्त कर सकते हैं कि निजी जो सेक्टर है इसके पास ब्रॉड लेवल पर पैसे होते हैं, R&D करता है और इसके मार्केट कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए, अब जो अमेजन का कॉन्सेप्ट था, अमेजन जो लाएगा, बहुत से विवाद किए गए थे, सारे प्रश्न सही हैं मान के चलिए, पर उसको सुधार करके ये सब चीज़ करना होगा। अब अमेजन का हो या रिलायंस का स्टोर हो या अन्य भी जो लोग ये सब बिग बॉक्स से सब कॉन्सेप्ट जो है वो क्या करता है, किसान से डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदता है और अपने अपने सेंटर पर भेज देता है, जिससे क्या वो कृषि के किसानों की आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो मजबूत होगा उनका हाथ, तो वो और भी फसल उत्पादन करने के अन्य तकनीक को डेवलप करेंगे। ये सब चीज़ों को समझने की जरूरत है और ये सब किया जा सकता है। हर चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखना चाहिए, कुछ पॉजिटिव देखना चाहिए। पॉजिटिव से अगर बेहतर सुधार आ सकता है तो सरकार को भी चाहिए जल्द से जल्द करे और लोगों को भी समझना होगा। तो क्या हम पुरानी पद्धति को ही अपनाएं जो पहले से चला आ रहा है किसानों की उन्नति को लेकर, कि हम किसान, पहले बोला गरीबी मिटाओ, बहुत पहले बताया गया था, तो क्या गरीबी देश से मिट गया है? नहीं मिटा है, आंकड़े आपको स्पष्ट करके दिखाते हैं। तो जो स्लोगन दिया गया था तो उसके क्या ड्रॉबैक रह गए हैं, वर्तमान सरकार को भी सोचनी चाहिए या भविष्य में जो सरकार आएगी उसको भी सोचना चाहिए, ऐसा क्या रह गया कारण जो कभी स्लोगन आया था भारत में गरीबी हटाओ, गरीबी जो था देश में उसको हटाने की बात की जा रही थी, तो ऐसा क्या कारण है भारत में भी गरीबी नहीं हटी? तो उसके कारकों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कारकों को समझ लिए तो आने वाले समस्याओं को भी हम समझ लेंगे और बेहतर हम प्रबंधन कर सकते हैं। मान लीजिए इससे आपको इससे असफल योजना हो गई तो उससे 5 पॉइंट आपको पता चलेगा केस स्टडी के तौर पर, हमने इन क्षेत्र में काम नहीं किया जिसके कारण यह योजना था वो असफल हो गया। तो पहले ही 5 को सुधार करेंगे तब ना हम अगले में ऐड कर लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है पिछले इतिहास से हमको जानने की और सरकार को ऐसे ही करना चाहिए और निजी क्षेत्र का योगदान आने वाले समय में पूर्णतः बढ़ेगा। तो कोशिश यह करना चाहिए कुछ नेतृत्व सरकार के हाथ में हो जो कॉन्सेप्चुअल हो, जो उसको मूल परिवर्तन नहीं कर सकता है, बाकी आपको जो करवाना है करवाते रहिए, निजी क्षेत्र से करना। जैसे आप ये याद रखिएगा, मूल ढांचा सिद्धांत दिया गया है ना इंडिया न्यायपालिका द्वारा, उसके द्वारा क्या बोला गया मूल ढांचा में कि देखो संविधान की जो मूल ढांचा है ना तुम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो, परिवर्तन करना है तो सकारात्मक करो, बाकी संविधान में तुम क्या संशोधन करो उससे राज्य के सरकार को, न्यायपालिका को या राज्य को कोई मतलब नहीं है। बस मतलब ये है उसका जन कल्याण हित होना चाहिए जनता का। तो ऐसे यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है कि देखो तुम कृषि का मूल फैक्टर है, मूल फंडामेंटल बना दो, मूल ढांचा बना दो कि हाँ इसमें 2, 4, 5, 10 पॉइंट जो होगा ढांचा में शामिल, मैं भी नहीं पता, वो हर व्यक्ति निष्कर्ष पर लेकर आएगा, सभी के अलग अलग राय होंगे, पर एक कॉमन ढांचा बना दो कि ये 10 पार्ट है जिसमें निजी सेक्टर है ना इसमें काम नहीं कर सकता है, उसके अलावा उसको सारा काम दे दो, देखेगा यह बेहतर प्रबंधन कर लेगा। नहीं आप इसका एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं तो अभी समझा देता हूं। आज से 2014 से पहले, ऐसा नहीं कि मैं किसी सरकार का बुराई कर रहा हूँ, नीतियों का मैं बुराई कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसको पॉलिटिकल मत समझ लीजिएगा, कुछ लोग हैं अर्धज्ञानी लोग पॉलिटिकल समझ लेते हैं तुरंत। अब 14 से पहले सोचिएगा रेल गाड़ियों का स्थिति और रेलगाड़ियों का जो चाल था उसकी समझिएगा और रेल स्टेशनों की स्थिति को समझिएगा। क्या आपको 2000 पहले से जो स्थिति थी वर्तमान में दिखती है या जो वर्तमान में स्थिति वो पहले दिखती थी? सोचिए, स्वयं आकलन कर लीजिए, ये कैसे संभव हुआ? यह संभव तभी हुआ, कल भी रेल मंत्रालय रेल गाड़ियों को अपना आवागमन करवाता था, सब कुछ कराता था, सब कुछ अपने हैंडल, आज भी बहुत सी चीजों में कर रहा है, पर आपको स्वच्छता के संदर्भ में निजी सेक्टरों को दे दिया। तो देखिए कंपटीशन होता है, आप नहीं करिएगा तो हम उसी टेंडर को दूसरे को दे देंगे। तो क्या करते हैं, कम प्राइस पर बेहतर सुविधा देने की उसमें होड़ होती है। तो ध्यान रखिए आपको उसका आउटपुट निकलेगा ना। देखिए रेल मंत्रालय, रेल जितने भी प्लेटफॉर्म है, महत्वपूर्ण का तो छोड़ दीजिए, हाल्ट तक बेहतर हो गए हैं, तो इसका आउटपुट हम निकाल सकते हैं। बस नीतियां आपकी सही होनी चाहिए, उसकी पद्धतियां सही होनी चाहिए, मंशा सही होनी चाहिए, आप सही कर लेंगे। नहीं तो कभी रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट पहले कोई यात्री चल जाए, हम और आप, तो 10 मिनट खड़ा होना मुश्किल हो जाता था, इतनी बदबू आती थी, इतने वहां पर
मल मूत्र रहते थे। अब साफ साफ शब्दों में मैं बोलूं तो यही समझ लीजिए, जब आप लोग नहीं समझिएगा, समझाने का तरीका यही होता है ना। बदबू मारा करता था, 10 मिनट खड़ा नहीं हो पाता था लोग। आज जाके देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, इंडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म जो इस क्वालिटी को मेंटेन करता है, आप जा आराम से बिना पेपर बिछाए लेट सकते उसके टाइल्स पर, क्योंकि वो इतनी दफ़ा साफ होता है, आपको इतना विश्वास है कि अब साफ सुथरा हो गया। ऐसा ही निजी सेक्टर का योगदान हमको इस क्षेत्र में लाने का प्रयास करना चाहिए। बस कृषि के मूल क्या है, मूल ढांचा को प्रभावित किए बिना, ऐसे ऊर्जा खपत को बढ़ावा देना, औद्योगिक इस्तेमाल में जमीनी उपलब्धता को सुनिश्चित करना, अगर ये सब काम करेंगे तो हम लोग और भी औसत वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेजमेंट के स्तर पर ये सब चीजें करने की जरूरत है। क्लियर? तो अब हम लोग फिर कल मिलते हैं। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर दीजिएगा, सपोर्टिव मैसेज अपने दोस्तों को बताइए कि टेस्ट स्टार्ट हो गया, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का आंसर राइटिंग टेस्ट, ठीक ना। मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट यूपीएससी और प्लस पीसीएस स्तर का, तो आप लोग को शामिल होना है तो जरूर यूपीआई इसको डाउनलोड कीजिए और हमारे टेक्निकल टीम से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद मैं आपसे बात कर लूँगा जो भी चीज़ें होंगी। तो चलिए, आपको मंडे को जरूर प्रश्न मिल जाएगा उससे आपको, उसके बाद शाम को इवनिंग में हम इसका एनालिसिस कर लेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।